नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। कहते हैं कि जब आप चीज़ों में सकारात्मकता ढूंढनी शुरू कर देते हैं, चीज़ों में अच्छाई ढूंढनी शुरू करते हैं ना, तो कुछ समय के बाद जो बुरी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी अच्छाई, थोड़ी थोड़ी सकारात्मकता दिखनी शुरू हो जाती है। तो अपना नज़रिया हमेशा सकारात्मक रखिए। और कहते हैं कि नज़रिया आपका कब बेहतर होता है, कब आप अपने नज़रिए को और बढ़िया कर सकते हैं, जब आप अच्छे अच्छे विचारों के सानिध्य में आप रहते हैं। और इसकी शुरुआत बचपन से की जाती है। जब हम स्कूलों में होते हैं, जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, वहाँ देखेंगे कि आप दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी रहती हैं जो आपको हमेशा बताती है कि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको उम्मीद की जो डोर है उसको लगातार पकड़ कर रखनी होती है। और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जब भी हम करते हैं तो आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत विचार साझा करते हैं। और आज जो विचार हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हैं, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। तो चलिए उसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एम हनीफ मेवाती जी, जो कि हैं राज्य निदेशक खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बिहार राज्य निदेशक हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार। जी। हम बात कर रहे हैं आज हथकरघा की। जब ये शब्द हथकरघा आता है तो इससे एक अपनापन हमें महसूस होता है कि इसके साथ हमारा एक बहुत ही सुखद अपनापन है। हम इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी। देखिए प्रिया जी, जहाँ तक हथकरघा की बात है तो हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का ज़माना था या उनका जो युग था, उनके आज भी आप कुछ अगर म्यूज़ियम्स में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि उनकी जो वो कपड़े पहनते थे उनको रखा गया है, वो सहेज के रखा गया है। ये सारे कपड़े हथकरघा के ऊपर बनाए जाते थे। और ये हथकरघा के ऊपर बनाए जाने वाले कपड़े, जैसे रोटी कपड़ा और मकान एक मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे गिना जाता है, तो जब जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, भारत का हमारा अपना एक बड़ा पुराना इतिहास है, हमारी अपनी एक लेजेसी जिसको हम विरासत कहते हैं। तो उस विरासत में जब रोटी कपड़ा और मकान की बात हुई, रोटी कृषि से जुड़ी हुई थी, कपड़ा भी कृषि से जुड़ा हुआ था और मकान भी कृषि से जुड़ा हुआ था। कृषि ही एक ऐसा साधन था जहाँ से ये सारी चीज़ें आती थीं। तो कृषि में कपास की कृषि करके और कपास से सूत काता जाता था हाथ से, और हाथ से सूत काटने के बाद में उससे जो धागा तैयार होता था तो उसको उस समय के जो पिटलूम्स होते थे उसके ऊपर उसको बुना जाता था और उससे कपड़ा तैयार किया जाता था। उस समय भी अपना एक अलग तरह का एक फैशन होता था। उसमें कॉटन का कपड़ा होता था, उसमें रेशम का कपड़ा होता था, और दोनों का ब्लेंड करके मिक्स करके तो वो भी कपड़े बनाए जाते थे। तो ये बड़े प्राचीन काल से हमारे चला आ रहा है, हमारी एक लेजेसी है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको। प्राचीन काल से चला आ रहा है। हालांकि इस पे सबका ध्यान था, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई में जब स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तब जो लोग शायद इसकी तरफ जिनका ध्यान आकृष्ट नहीं था, उनका भी ध्यान इसकी तरफ गया। बिल्कुल, क्योंकि हमने विदेशी सामानों का इस्तेमाल बंद कर दिया था, तो ज़रूरतें थी तो लोगों ने इसे व्यवसाय के रूप में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उस वक्त। तब से लेके अगर हम अब तक के सफ़र की बात करें हथकरघा की, तो इस सफ़र के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से। बिल्कुल। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जाने कि ये स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या कारण था और क्या अपेक्षित परिणाम था। देखिए, हम जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत के ऊपर, या हम परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था हमारा देश, तो उस समय हमको सब तरह से जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वो सोने की चिड़िया कहलाने के पीछे एक बड़ा अच्छा सोचा समझा हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारी बड़े थे, उनकी एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था पूरा का पूरा। हमारी इकोनॉमी में सारी चीज़ों के लिए हम खुद अपने लिए पैदा करते थे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो जो दूसरी तमाम चीज़ें हैं
वो हों और मसाले हों, वो भारत एक उसका बहुत बड़ा एक निर्यातक देश था उस समय में। और वो जो क्वालिटी की चीज़ें थी उनमें से एक कपड़ा, जो जैसे कि आप देखेंगे कि ढाका, पहले बांग्लादेश जो अभी वर्तमान बांग्लादेश है ये भारत का एक हिस्सा था, तो ढाका का जो मलमल था उसको पूरा उसका थान एक अंगूठी के अंदर से निकाल दिया जाता था। इतना फाइनेस्ट कपड़ा उस समय हैंडलूम के ऊपर बनाया जाता था। तो इन सब चीज़ों को देख के जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ के किसान उपजाते हैं, उस कॉटन को वो यहाँ से इंग्लैंड ले गए और वहाँ पे मिलों में उसको उससे रेशा धागा बना के, और मिलों का कपड़ा जब यहाँ पे आया तो वो बहुत सुंदर और वो थोड़ा सा अपेक्षित, चूँकि उसमें इतने लेबर नहीं लगता था तो वो सस्ता था और लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा था। इस तरह से दूसरे उत्पाद भी थे। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये देखा उस समय के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, सब एकजुट होकर उन्होंने ये समझा कि हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये एक बहुत बड़ा धक्का है। हमारे जो स्थानीय कारीगर हैं, हमारे जो कपास के जो उत्पादक हैं, चाहे हमारे जो उसके स्पिनर्स हैं जिनको कि हम कतिन बोलते हैं, या जो उसके वीवर हैं जिनको कि हम बुनकर बोलते हैं, इन सब की आजीविका के ऊपर एक बहुत बड़ा न केवल एक बड़ा एक वो है परेशानी का कारण है, बल्कि ये भी देखा जा रहा था कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है, बेरोजगारी को भी बढ़ा रहा है और एक तरह से ये विरासत ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1905 में इसको एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में चलाया गया कि सारे जो भी विदेशी उत्पाद हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, और उनमें से एक ये भी था हथकरघा के ऊपर निर्मित कपड़ा। तो ये भी स्वदेशी आंदोलन से वहीं से शुरू हुआ। तो वर्ष 1905 में जब ये शुरू किया गया, उसके बाद में इसमें और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला, इसको एक औद्योगिक इकाई के रूप में, एक रोजगार परक इकाई के रूप में, इस तरह से इसमें बढ़ावा मिला। जी, रोज़गार की बात कहा कि आपने रोज़गार के तौर पे इसको बढ़ावा मिला, क्योंकि उस वक्त सबके घरों में जितने जो पुरुष होते थे, लड़के होते थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन में दिलो जान से लगे हुए थे, क्योंकि हमारी एक ही जो कह सकते हैं कि हमारा एक ही जो लक्ष्य था वो ये था कि भारत को स्वतंत्र करना है। ऐसे में महिलाएं जो घर में रह गई थी, उन्होंने इस उद्योग की जो डोर है उसे पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी भारत में जिस जगह पे हथकरघा बहुत ज़्यादा हथकरघा के जो कपड़े हैं बनाए जाते हैं, वहाँ पे 70% महिलाएं जो हैं लगभग उसमें काम कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर है इसमें, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर इसलिए भी है कि महिलाएं घर में रहती हैं, अपने दैनंदिनी जो भी काम करती हैं घर के, उन कामों के साथ साथ जब भी उनको समय मिलता है, अगर आप देखेंगे कि जैसे मध्य भारत की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की, चाहे वो चंदेरी का जो हैंडलूम का जो काम है, या आप महेश्वरी जो साड़ी की उसकी अगर आप बात करें, अगर आप उत्तर भारत में चले जाएंगे तो बंगाल में आप देखेंगे घर घर में ये काम होता है। न केवल अभी हमारा जो वर्तमान बंगाल है, जो पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश में चला गया, वहाँ की बात करेंगे। उड़ीसा में आप देखेंगे तो संबलपुरी जो पूरा का पूरा है तो वो आपको वहाँ मिलेगा। आप अगर वेस्ट में चले जाते हैं, पश्चिम में चले जाते हैं, तो कच्छ में या भुज में आप वहाँ का काम आप देखेंगे, या सुरेंद्रनगर एक बहुत अच्छा क्लस्टर है गुजरात के पास में, वहाँ का आपको काम मिलेगा। तो आप कहीं भी चले, कश्मीर में अगर आप चले जाएंगे बिल्कुल उत्तर में, तो कश्मीरी आपको जो हैंडलूम का काम है। बनारस में आप जाएंगे, बनारसी साड़ी। अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो कांजीवरम, या जो ये सारी की सारी, देखिए क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में आप जाएंगे तो हर क्षेत्र का, हर प्रांत का एक अपना हैंडलूम की अपनी विरासत भरा एक अच्छा कपड़ा है, उसकी अपनी विशेषता है, और वो सारे के सारे कपड़े का जो रॉ मटेरियल होता है, उसका जो धागा बनता है, वो स्थानीय स्तर पर वहाँ के कृषक उत्पादित करते हैं। मतलब पूरा का पूरा वो स्थानीय अपना परिवेश लिए हुए होता है। और ये सारी चीज़ें जब स्थानीय स्तर पर होती हैं तो इसमें रोजगार मिलता है। जहाँ व्यापार व्यवसाय का या उसका काम है तो निश्चित ही पुरुष घर के बाहर देखते थे, हमारी जो पुरानी हम देखेंगे इतिहास रहा है, लेकिन घर के अंदर, गांव के अंदर वो जो स्थानीय स्तर पे जो करते थे, महिलाएं इसको संभालती थी। तो स्वाभाविक रूप से एक ये विरासत के साथ साथ ये भी चीज़ आई कि ज़्यादातर महिलाओं की उसमें भागीदारी है। तो 70% या उससे अधिक महिलाएँ इसलिए हैंडलूम के क्षेत्र में आपको दिखाई देती हैं। बिल्कुल, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है ये उद्योग जो है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। साथ ही साथ उन्हें अपना जो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें खड़ा होना भी सिखा रहा है, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी आप अपनी बात बहुत ही खूबसूरती से सबके सामने रख पाएंगे। इसमें क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से,
और क्या क्या और अनुदान दिए जा रहे हैं जिससे जो महिलाएं हैं इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, अपने व्यवसाय को एक नया रूप और आयाम प्रदान कर सके? बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है उसने ऑल ओवर इंडिया 22 वीवर सर्विस सेंटर्स स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा 18 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो 18 और 22 इस तरह से लगभग 40 ये अलग अलग सेंटर, इसके अलावा भी बहुत अलग अलग योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से ये तो भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। जहाँ तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सवाल है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी के ऊपर आधारित जो भी हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खादी की परिभाषा ही यही है, हैंड स्पन, हैंड वीव, तो हाथ से ही बनाया हुआ धागा या हाथ से ही बनाए हुए रेशे से, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे वो वूल का हो। एक और भी ब्लेंडेड एक हमारा इसमें प्रोडक्ट आता है जिसको पॉलीवस्त्र कहते हैं, तो उसमें एक निश्चित अनुपात में कॉटन का और पॉलिएस्टर का धागा मिला के ब्लेंडेड करके वैसे बनाते हैं। तो इसके लिए पूरे भारत में राज्य कार्यालय हमारे हैं, मंडलीय कार्यालय हमारे होते हैं, और इन कार्यालयों के माध्यम से हमारी जो खादी संस्थाएं होती हैं, लगभग 2800 से ज़्यादा खादी संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में हमारी काम कर रही हैं। हम बिहार में हैं, जैसे अगर बिहार की हम बात करें तो 126 के लगभग खादी संस्थाएं बिहार में पंजीकृत हैं, जिनमें से 84 संस्थाएं सक्रिय रूप से इसमें काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में जो चरखा है या जो करघा है वो वहाँ पे स्थापित होता है, या वीविंग की, डाइंग की, स्पिनिंग की, वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं। इससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल की अगर बात है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने ऑल ओवर इंडिया हमारे 6 स्लाइवर प्लांट्स हैं जो कॉटन के रोविंग या टेप स्लाइवर वो अवेलेबल कराते हैं, जिसको पूनी भी कहते हैं हम अपनी भाषा में। तो वो हम बनाते हैं वहाँ पे, और इन खादी संस्थाओं को हम उपलब्ध कराते हैं। इन खादी संस्थाओं को ये सब के अलावा हमारी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम होती है एक, जिसमें कि जो भी खादी का जो भी, चाहे वो सिल्क खादी हो, चाहे वो कॉटन खादी हो, चाहे वो पॉलीवस्त्र हो या वूलन हो, तो इसका जो भी प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन का एक तरीका है, उसका 30% हम उनको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस MDA के रूप में उनको देते हैं। और ये पैसा, इसमें से इसका एक निश्चित अनुपात जो ये कतिन या बुनकर जो होते हैं, या जो महिलाओं की आप बात कर रही हैं, ये जो रोज़गार करते हैं, तो उनकी मजदूरी के अतिरिक्त इनको एक बोनस के रूप में वो खादी संस्था के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। इसके अलावा ये जो खादी संस्थाएं हैं ये अच्छे से काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, उसके लिए इनको कार्यशील पूंजी की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो हमारा एक आइजेक स्कीम है, उसके अंतर्गत बैंकों के माध्यम से आइजेक की हम फैसिलिटी उनको देते हैं, जिसमें केवल हमारी खादी संस्थाओं को केवल 4% सालाना इसमें ब्याज अपना वहन करना होता है। उससे ऊपर का सारा जो ब्याज होता है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग हमारी तरफ से हम करते हैं। अभी इसके अलावा 16 ऐसी खादी संस्थाएं हैं बिहार की, अगर अपन बात करें, हम बात करें पैसे पूरे भारतवर्ष का तो एक आंकड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जिनको के KRDP एक प्रोग्राम था, खादी रिफॉर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी मदों में हमने उन खादी संस्थाओं को सशक्त किया है। देखिए, खादी संस्थाएं सशक्त होंगी तो ये वीवर्स को या जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज़गार मिलेगा। अब किन क्षेत्रों में सशक्त किया है, लाइक उनको चरखा जैसे देने की बात हो, या उनको करघा उपलब्ध कराने की बात हो, उनको उनके जो वीवर्स हैं या जो उनके जो स्पिनर्स हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात हो, या उनका जो भी उत्पादन का काम होता है उसके अच्छे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, या उसकी बिक्री के लिए, या उसके रखरखाव के लिए, चाहे तो, या डिज़ाइन की बात करें तो उसके लिए IT की सपोर्ट, उनको कंप्यूटर वगैरह की फैसिलिटी, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जो वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर हैं, उसके साथ में उनके जो उत्पाद हैं, जो ये हैंडलूम पे बने हुए खादी के जो उत्पाद हैं, इनको बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनियाँ हम आयोजित करते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनियाँ भी हम आयोजित करते हैं, इंटरनेशनल इस तरह की प्रदर्शनियाँ होती हैं, उनमें भी इन वीवर्स को या इन खादी संस्थाओं को जो इनके अच्छे निश उत्पाद होते हैं उनको भेजने में, उनको वहाँ जाके प्रदर्शित करने में, उसके लिए भी मंत्रालय की अनेक योजनाएं हैं। खादी ग्रामोद्योग उसके साथ भी करता है। अभी देखिए, दुबई वर्ल्ड एक्सपो अभी हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें भी खादी पवेलियन एक अलग से बनाया हुआ था, और पूरी दुनिया, पूरा विश्व के जहाँ के लोग आते थे वहाँ पे, और खादी पवेलियन में आके उनकी नज़रें ठहर जाती थी, वहाँ आके रुक जाते थे और वो देखते थे कि कैसे कैसे निश उत्पाद हैं। इसमें देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो वीवर्स के लिए या स्पिनर्स के लिए जो भी काम किए हैं, उनमें से एक आप देखेंगे कि लेह में एक मॉन्यूमेंटल फ्लैग जो भारतीय सेना है उसके माध्यम से 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन का जो मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगाया था, जो बहुत दूर से भी दिखाई दिया जाता था। ऐसे मॉन्यूमेंटल फ्लैग फिर बाद में राजस्थान में लगाया गया, अभी और भी दूसरी जगह भी इसकी सब। तो इससे पूरे विश्व में एक न केवल एक रिकॉर्ड
रिकॉर्ड बना बल्कि लोगों ने जाना। जहाँ तक खादी की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सर्वमान्य इको फ्रेंडली कपड़ा है, सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली कपड़ा है, केमिकल लेस है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडक देने वाला ऐसा कपड़ा है जिसको कि सारी दुनिया इसका लोहा मानती है। अगर हैंडलूम के उत्पादों की हम बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में ही लगभग 250 मिलियन डॉलर के बराबर सिर्फ एक्सपोर्ट इसका था। और ये सबसे बड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश के भी अपने दौरों में और बहुत सारे मंचों में कहा कि हमारे भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी का जो टर्नओवर वाला सेक्टर, सिर्फ खादी की हम बात कर रहे हैं, इसमें हैंडलूम को मिला देंगे तो और ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आंकड़े बताने के साथ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक बड़ी संख्या में रोज़गार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की हम जो बात कर रहे हैं, वो हैंडलूम के जरिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के जरिए न केवल अच्छे उत्पाद दे रहा है जो कि इको फ्रेंडली उत्पाद हैं, बल्कि ये रोज़गार, स्वरोजगार भी हमारा लोगों को उपलब्ध करा रहा है, विश्व में आपको नाम भी इसमें उपलब्ध करा रहा है। तो बहुत सारे इनके अनेक, मतलब आप कहेंगे कि बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे भी भारत जो है विविध संस्कृतियों का देश है और ऐसी बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें गौरवान्वित करती है विश्व पटल पर। हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा की जब बात आती है तो सीधा सीधा हमारा हैंडलूम और हमारे खादी की बात आती है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो हर घर तिरंगा अभियान है, निश्चित ही आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा ये 75वां वर्ष मना रहे हैं। अभी 15 अगस्त को हमारा पूरा 75 वर्ष इसको कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपने बताया, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हर घर तिरंगा अभियान है कि 13 से और 15 अगस्त तक हमको अपने हर एक घर के ऊपर तिरंगा लगाना है और स्वयं भी गौरवान्वित महसूस होना है। पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बने, एक इस तरीके का ये नोट किया जाए कि हम भारतवासी अपने देश से, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज से कितना प्रेम करते हैं। एक अपनी भावना, देश प्रेम की भावना प्रकट करने का बड़ा ही मन को छू लेने वाला ये है। और प्रत्येक भारतवासी बहुत प्रेम करता है अपने देश से, तो वो अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहता है। खादी का जो BIS या IS वाला जो इंडियन स्टैंडर्ड या जो BIS मार्क जो होता है, वो झंडा भारत में केवल 3 संस्थाएं बनाती हैं। एक मध्य प्रदेश में भारत खादी के नाम से एक संस्था है, एक कर्नाटक में है एक संस्था और एक मुंबई में एक संस्था है। लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज के हमारे कोड में चेंज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें खादी के साथ साथ पॉलिएस्टर या जो मशीन के ऊपर बना हुआ वो है कपड़ा, उससे भी राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकता है। उसका जो भी कलर कोड है उसको ध्यान में रखते हुए, या जो अशोक चक्र है उसको ध्यान में रखते हुए। जहाँ तक हर घर तिरंगा अभियान का सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान एक तरीके का रोजगार का साधन भी हमारे हैंडलूम सेक्टर के लिए मतलब जो है कि बन के साबित हुआ है। हम पूरे बिहार में देखें या पूरे भारत में देखें तो जितने भी हैंडलूम पे काम करने वाले हैं आज सारे के सारे, क्योंकि हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या में जहाँ 30-35 करोड़ घरों के ऊपर हमको तिरंगा लगाना है, सप्लाई करना है, तो एक बहुत बड़ा बाजार भी इससे क्रिएट हुआ है। और ये तिरंगा जब घर घर जाएगा, हर घर तिरंगा जब लगेगा, तो ये तिरंगा सिर्फ इस 15 अगस्त पे या इस स्वतंत्रता दिवस पे ही नहीं लगेगा। ये तिरंगा अच्छे से धुल के और प्रेस होके और कहीं रख दिया जाएगा कबड़ में, और निश्चित ही अगले स्वतंत्रता दिवस पे या अगले हमारे गणतंत्र दिवस पे लोगों को ये प्रेरणा आएगी। मुझे लगता है कि ये हर घर तिरंगा अभियान अभी ही ख़त्म नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि नई परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू कर दी है और इससे हर वर्ष एक बड़ा बाजार हमारे हैंडलूम सेक्टर के लिए आएगा। हम देखते हैं हमारे जो कतिन हैं, बुनकर हैं, एवं जो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, बहुत ही प्रसन्न है, काफ़ी अच्छा उनको रोजगार भी मिला है और वो गौरवान्वित महसूस करने लायक पैसे भी कमा रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रहे हैं। तो एक उनके चेहरे की जो मुस्कान है जब हम मिलते हैं उनसे, तो उसको मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ प्रिया जी। और बिल्कुल ये जब जिक्र हो रहा है ना कि 13 से 15 हमें लगाना है, तो वो दृश्य सोच कर ही लगता है कि जैसे ऊंची वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, मुझे लगता है ऊंची इमारतें और उसके ऊपर तिरंगा। तो लगता है कि जब हम आकाश की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ ये जो हमारा तिरंगा है लहराता हुआ दिखेगा। और अभी का जो समय होता है उसमें हवाएं भी बड़ी खूबसूरती से जो है अच्छे से लहराए। तो वो दृश्य मुझे सोच करके लगता है कि आने वाले समय में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो आने वाले समय में जब लोग इस वीडियो को अपलोड करेंगे या इस वीडियो को हम टीवी पे देखेंगे, तो सुनकर ही अभी मन जो है इतना गौरवान्वित हो रहा है। तो उस वक्त जो हम दृश्य को देखेंगे तब कितना गौरवान्वित होगा। बिल्कुल। यहाँ पे आपने खादी की बात की कि बुनकर या जो कातिन होते हैं उनके व्यवसाय की बात की, लेकिन एक जो बात जो इसे इस्तेमाल करते हैं उनके
तरफ से हमेशा आती है कि जो मिल के जो कपड़े होते हैं उनके अनुपात में खादी हमेशा से या हैंडलूम के जो वस्त्र होते हैं हमेशा से थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। जी जी जी, देखिए हम भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम लोग ज़्यादा भावुक होते हैं। बिल्कुल, मैं एक बहुत बड़ी भावना की बात करता हूँ यहाँ। हैंडलूम जो है वो हमारी विरासत है, बहुत पुरानी विरासत है, और विरासत को बनाए रखने के लिए उसकी कुछ कीमत हमको अदा करनी होगी, ये तो एक बात है। दूसरी इससे बड़ी भावना की मैं बात करता हूँ कि मिल का जो कपड़ा या बनता है, तैयार होता है, बहुत तेज़ी के साथ में ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर बनता है, लेकिन हमारी एक बुनकर महिला जब एक साड़ी बनाती है तो 15,000 से ज़्यादा बार हाथ को इधर से इधर करती है। मैं कहूँगा कि एक बार इधर से इधर हाथ करने के कितने पैसे दीजिएगा आप उसको? तो वो साड़ी जब हमको 5,000 में या 10,000 में या उससे कम में भी कभी कभी हमको मिलती है, डिपेंड करता है कि किस रॉ मटेरियल से वो बनाई गई है, तो हमें उसकी ज़्यादा कीमत देते समय ये गौरव भी महसूस करने का मौका मिलता है कि इससे उस महिला ने या उस बुनकर ने कितनी मेहनत की है, उसके श्रम को हम एक सम्मान भी दे रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो फीलिंग है या इसको जब हम पहनते हैं, धारण करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, काफ़ी लाभदायक है। जब सिंथेटिक यान हम पहनते हैं, स्पेशली सर्दी के दिनों में अगर सिंथेटिक यान के कपड़े हम बने हुए पहनते हैं तो आप देखेंगे कि धातु की सतह को छुएंगे या शेक हैंड भी हम करते हैं तो स्पार्क जैसा एक होता है, शरीर के अंदर एक तरीके की विद्युत उत्पन्न होती है, तो जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो हमारी याददाश्त के लिए अच्छी है, ना हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए भी अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर्स भी ये बताते हैं, मेडिकल साइंस भी ये बताता है कि हमको सिंथेटिक यान उसमें नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोगों को तो इससे एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, तो वो सारी समस्याओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय हमारा या तो खादी या हैंडलूम पे बना हुआ कपड़ा, आप जो कहेंगे कि इसको मैं इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। बिल्कुल, और इसके साथ जब हम खादी पहनते हैं या हैंडलूम के कपड़े पहनते हैं तो चूंकि वो हमारे देश की मिट्टी में उपजे जो कपास है वहाँ से, तो हमारे देश की मिट्टी को गले लगाने का एक बहुत खूबसूरत मौका मिलता है। बिल्कुल, और शायद इस बार जो हम 75वें वर्ष पे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, शायद इसके पीछे यही उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम अपनी देश की मिट्टी को बहुत अच्छे से समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हम किसानों को जो कपास उगाते हैं उनको हम सम्मान दें, रोज़गार के ज़्यादा अवसर दें, अच्छे उनके मूल्य मिलें। हम हमारे कतीनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, ज़्यादा बनेगा ज़्यादा कताई होगी, हमारे बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक चीज़ और भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल चरखा जो बापू, जिस पे बापू के साथ में जो चरखा मशहूर है, फेमस है, उस पर बनाते थे तो एक बार में एक धागा निकलता था उससे। अभी इसमें NMC एक आ गया है, न्यू मॉडल चरखा जिसको हम बोलते हैं, तो एक साथ उसमें 10 पूनियों के वो स्पिंडल लगे हुए होते हैं और एक कतीन जब उस पर काम करती है तो एक साथ 10 धागे बनते हैं, तो उसकी उत्पादकता भी उससे बढ़ जाती है। तो इस तरह से हैंड स्पन जो कपड़ा है या हैंड स्पन जो धागा है, वो धागा बनाने में उनको 10 गुना अधिक उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ बताना हैंडलूम डे पे सबको ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत गर्व होता है जब हम भारत शब्द जब इस्तेमाल करते हैं, भारत ही अगर शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि जब हम भारत कहते हैं तो लगता है कि कुछ हृदय से कुछ झंकृत होकर हमारे ज़बान पर आया है। और जब हम ऐसी विरासत का जिक्र करते हैं तब तो हमें और ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और आपने हमारी इस सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमें इतने बढ़िया तरीके से बताया, एक एक बिंदु पे बहुत बढ़िया आपने जिक्र किया, इसकी चर्चा की, इसके बारे में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत की। बिल्कुल प्रिया जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूरदर्शन बिहार का, हमारा पटना की जो टीम है उनका सब लोगों का धन्यवाद। और मैं हमारे जो दर्शक हैं उन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे आज हम हमारा नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं या इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमको न केवल याद दिलाते हैं बल्कि इसकी एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, इसको अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको ऐसे फोरम, ऐसा अवसर देते हैं। और इसका मुझे आप लोगों ने पार्ट बनाया, हिस्सा बनाया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हमारे पटना कार्यालय को हिस्सा बनाया, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हम सब लोग जहाँ भी जिस भी भूमिका में हमारी है कि या तो हम हैंडलूम के सेक्टर को, खादी के सेक्टर को, दोनों को हम बढ़ावा दें, या तो उसमें काम करके रोज़गार स्वरोज़गार सीधे उत्पन्न करके, और नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ज़रूर हम खादी का वस्त्र धारण करें, ताकि हमारी कतिन और जो बुनकर हैं, ये जो इन लोगों को, इनके रोज़गार को हम सहयोग भी करें और एक अच्छा वस्त्र भी हम धारण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने जाते जाते बहुत अच्छी बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सब अपने घर पे तिरंगा जरूर लहराएं भाई, और गौरव फील करें। 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान में आप लोग सपोर्ट करें। हमारे जो राज्य स्थित सारे जो खादी भंडार हैं, सारे खादी भंडारों के ऊपर तिरंगा सुलभ उपलब्ध है। आप वहाँ से जाके तिरंगा ले सकते हैं, लीजिए, खुद भी लगाइए और पड़ोसी को भी। सेल्फी लीजिए, फ़ोटो लीजिए, सब जगह दिखना चाहिए कि हर घर तिरंगा अभियान हम बहुत गौरव के साथ पूरे भारत में मना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अपील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे हथकरघा की। जी हाँ, जब हम हथकरघे की बात करते तो हमारी आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत सा फ्रेम उभर कर आता है, जिस पर महिलाएं जो हैं बहुत प्यार, बहुत स्नेह के साथ काम करती हैं, तब वो कपड़ा, तब वो वस्त्र हमारे समक्ष आता है। तो अपने देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर बहुत ही गर्व के साथ इस तिरंगे को लहराइए। तो आज के बिहार बिहान के संक में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों, जाते जाते हमारा पता नोट आप ज़रूर करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना, 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DDK Patna @gmail.com।